आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन दुनिया भर की लैब्स में यह हकीकत बन रहा है। हम बात कर रहे हैं कृत्रिम सूर्य की। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी दौड़ की तस्वीर दिखाते हैं। मतलब परमाणु संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उसके जरिए ऊर्जा बनाने की कोशिश। बिल्कुल। कुछ स्रोत तो इसे ऐसे बताते हैं जैसे कि मानवता की ऊर्जा से जुड़ी सारी समस्याओं का हल मिल गया हो। लेकिन फिर कुछ दूसरे स्रोत इसकी भारी लागत और जिसमें मुश्किलें हैं उन पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, दोनों पहलू हैं इसके। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग बातों को समझें, देखें कि क्या ये सच में ऊर्जा का भविष्य है या फिर बस एक बहुत महंगा सपना। और देखिए, ये कोई अकेला देश नहीं कर रहा। जानकारी के हिसाब से चीन का ईस्ट है, HL2M टोकामक है, यूरोप का वो विशाल आइटर प्रोजेक्ट है, हाँ, आइटर तो बहुत बड़ा है। और अमेरिका में भी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब का वो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी NIF। ये सब बड़े नाम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। सही कहा, ये एक ग्लोबल एफर्ट बन गया है एक तरह से। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सूरज की ताकत को धरती पर ले आए। मतलब यहीं से ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। ये विचार ही अपने आप में आप सोचिए कितना क्रांतिकारी है, परमाणु संलयन की शक्ति को इस्तेमाल करना। यहाँ यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम वो प्रक्रिया दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा अपना सूरज और बाकी तारे अरबों सालों से चमक रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो जिससे ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं में से एक को कंट्रोल करने की कोशिश है। तो जब हम ये कहते हैं कृत्रिम सूर्य, तो क्या इसका मतलब है कि हम सच में आसमान में एक और सूरज बनाने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसियों को शिकायत हो जाए कि भाई रात में भी इतनी रोशनी क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये नाम जो है कृत्रिम सूर्य, ये थोड़ा सा मतलब भ्रामक हो सकता है। अच्छा। हम आसमान में कोई नया तारा नहीं बना रहे। असल में ये जो शब्द है कृत्रिम सूर्य, ये उन विशाल बहुत जटिल मशीनों या रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें इस प्रक्रिया को मतलब फ्यूजन को संभव बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इन रिएक्टर्स के अंदर हमें सूरज के केंद्र से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म तापमान बनाना पड़ता है। कितना? सोचिए, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। 10 करोड़ डिग्री! ये सोचना भी मुश्किल है कि धरती पर इसे कंट्रोल कैसे करते होंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। इतने ज्यादा तापमान पर कोई भी चीज ठोस या तरल या गैस नहीं रहती, वो प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा? अच्छा, वो पदार्थ की चौथी अवस्था। हाँ, वही एक तरह के बहुत ज्यादा गर्म आयोनाइज्ड गैस समझिए, जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। अब ये जो सुपर हॉट प्लाज्मा है, इसे रिएक्टर की दीवारों को छुए बिना, मतलब बिना टच किए कन्फाइन करना होता है, सीमित रखना होता है, वरना दीवारें पिघल जाएंगी तुरंत। हाँ, और इसी प्लाज्मा के अंदर होती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और जैसा कि जानकारी इशारा कर रही है, ये सिर्फ लैब का कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अब दुनिया की बड़ी वैज्ञानिक और आर्थिक शक्तियां इसमें मतलब अरबों खरबों डॉलर लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो फ्रांस में आईटीरर बन रहा है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक कोलैबोरेशन है वो। हाँ है, और उसकी लागत वो कई अरब यूरो में है। तो इससे पता चलता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। निश्चित रूप से। अच्छा, संलयन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन की जो भारी आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाँ, नाम सुने हैं, देखें। इनको बहुत ज्यादा तापमान और दबाव में आपस में टकराकर जोड़ा जाता है, फ्यूज किया जाता है। और जब ये फ्यूज होते हैं तो एक भारी नाभिक बनता है जैसे हीलियम, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण है ना, E=mc²। हाँ। उसके हिसाब से द्रव्यमान का मतलब मास का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। अच्छा। हाँ, और यही वो ऊर्जा है जिसे हम पकड़कर बिजली बनाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो आजकल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो होता है, यानी नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, फिशन में तो वो यूरेनियम को तोड़ते हैं ना? हाँ बिल्कुल, विखंडन में यूरेनियम जैसे भारी परमाणु को तोड़ा जाता है, उससे भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बनती है, वो है लंबे समय तक रहने वाला खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा। हाँ, वो तो बड़ी समस्या है। बिल्कुल।
संलयन को मतलब फ्यूजन को सैद्धांतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें वो अनियंत्रित चेन रिएक्शन का खतरा नहीं होता और ये बहुत कम मात्रा में और कम समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरा पैदा करता है। ठीक है, तो ईंधन हुए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जानकारी ये कहती है कि ड्यूटेरियम तो समुद्री पानी में काफी है, मतलब वो तो लगभग अनलिमिटेड है। हाँ, वो काफी है। लेकिन ये ट्रिटियम का क्या वो भी इतनी आसानी से मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिथियम जिससे शायद ये बनता है वो आगे जाकर कोई रुकावट बन जाए, जैसे हम बैटरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं आजकल लिथियम को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये फ्यूजन की जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं उनमें से एक है। ड्यूटेरियम तो हाँ सच में समुद्री पानी से निकाला जा सकता है और काफी मात्रा में है, लेकिन ट्रिटियम वो प्राकृतिक रूप से बहुत कम मिलता है और रेडियोधर्मी भी है। उसकी हाफ लाइफ करीब 12 साल होती है। ओह, तो फिर? तो योजना ये है कि इसे कमर्शियल रिएक्टर के अंदर ही बनाया जाए, मतलब रिएक्टर की दीवारों में लिथियम वाला एक ब्लैंकेट लगाया जाए। लिथियम ब्लैंकेट? हाँ, तो जब फ्यूजन रिएक्शन से वो तेज न्यूट्रॉन निकलेंगे वो इन लिथियम ब्लैंकेट से टकराएंगे और उस टक्कर से लिथियम जो है वो ट्रिटियम में बदल जाएगा। अच्छा, मतलब रिएक्टर अपना ईंधन खुद बनाएगा एक तरह से? हाँ बिल्कुल, इसी को ट्रिटियम ब्रीडिंग कहते हैं। अब ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसे बहुत कुशलता से और भरोसेमंद तरीके से करना ये एक और बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और लिथियम, उसकी सप्लाई का क्या? देखिए, लिथियम की वैश्विक सप्लाई फिलहाल तो पर्याप्त लगती है, लेकिन हाँ, अगर फ्यूजन एनर्जी बड़े पैमाने पर सफल होती है तो इसकी मांग बहुत बढ़ जाएगी और फिर उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। तो ये जो दावा है असीमित स्वच्छ ऊर्जा जो कई स्रोतों में मिलता है, उसमें ये ट्रिटियम ब्रीडिंग और लिथियम वाला एक पेच भी है। हाँ, कह सकते हैं। पर अगर ये सब काम कर जाता है, मान लीजिए, तो क्या वाकई ये ऊर्जा का वो होली ग्रेल या पवित्र जाम हो सकता है? सिद्धांत रूप में देखें तो इसकी जो क्षमता है वो अभूतपूर्व है। फ्यूजन के लिए ईंधन, जैसा हमने कहा, ड्यूटेरियम समुद्री पानी में है, लिथियम भी है, मतलब धरती पर लाखों साल तक चलने के लिए पर्याप्त है। लाखों साल? हाँ, और सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, CO2 नहीं निकलती, तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है। सही बात है। साथ ही ये एक बेस लोड पावर स्रोत होगा, मतलब ये मौसम पर या दिन रात पर निर्भर नहीं रहेगा, लगातार बिजली पैदा कर सकता है। ये सौर और पवन ऊर्जा की एक सीमा है कि वो लगातार नहीं मिल पाती। हाँ, ये बेस लोड वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब हम ये सुनते हैं कृत्रिम सूर्य, तो कई बार लोग इसे सोलर एनर्जी से कंफ्यूज कर देते हैं। इनमें जो बुनियादी फर्क है वो एक बार फिर से साफ कर सकती हैं? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग तकनीकें हैं। देखिए, सौर ऊर्जा में हम क्या करते हैं, जो सूरज से धरती तक ऊर्जा पहुंच रही है, हाँ, रोशनी और गर्मी, बिल्कुल उसी रोशनी और गर्मी को हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल से या दूसरे तरीकों से बिजली बनाते हैं, मतलब हम सूरज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कृत्रिम सूर्य परियोजनाएं क्या हैं? ये सूरज की जो ऊर्जा बनाने की मूल प्रक्रिया है, यानी नाभिकीय संलयन, उसी को धरती पर एक कंट्रोल की हुई मशीन के अंदर दोहराने की कोशिश है। अच्छा, मतलब सूरज की फैक्ट्री धरती पे बनाने जैसा? हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। एक तरह से यही है। एक है ऊर्जा का संग्रह और रूपांतरण और दूसरा है मौलिक रूप से ऊर्जा का उत्पादन। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ऊर्जा उत्पादन के पूरे खेल को बदल सकता है, जो मौजूदा तरीके हैं उनसे कहीं आगे जाकर। तो आते हैं सबसे रोमांचक पहलू पर। जैसा कुछ स्रोत दावा करते हैं, अगर ये सफल